दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है उसके सेकंड चैप्टर शीत युद्ध के दौर के सारे वो क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक्स में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बुक से लिए हैं तो इसलिए आपको ये अच्छा लगेगा ये वीडियो और आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से आ सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और साथ ही जो भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो वो सब आप देख लेना, फिर आप ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव से है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मैंने आपको शीत युद्ध के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, तो आप देखो कि यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। ऑप्शन में कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये था क्या था कि इन दोनों देशों के बीच एक कंपटीशन आ गया था, प्रतिस्पर्धा आ गई थी। फिर यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो, दो विचारधारा कौन थी, एक पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी, और दोनों में क्या था कि टकराव था, युद्ध था। फिर शीत युद्ध में हथियारों की होड़ शुरू की, ये है ऑप्शन, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर है कि अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो आप देखो, शीत युद्ध में क्या था, सारा युद्ध का पूरा मतलब लग रहा था संभावना कि अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन बस युद्ध नहीं हुआ था। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध का दौर कहते हैं। तो यही ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर सही होगा कि ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ आपसे गलत पूछ रहा था। फिर आप देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का उद्देश्य का प्रकाश नहीं डालता। हमें ये पता है कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन हुए थे वो उनका क्या उद्देश्य था, तो हमें बताना है कि ये कौन से यहाँ पे जो ऑप्शन में है जो इसके उद्देश्य नहीं है। तो पहला है कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। फिर है कि किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। तो ये भी बिल्कुल सही बात था कि हमने क्या किया था ना, अमेरिका से के साथ रहना चाहा था और ना ही सोवियत संघ के साथ रहना चाहा था। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि इसमें क्या हुआ था कि मुक्त हुए जो देश थे स्वतंत्र नीति अपनाने में चाहते थे। ठीक है, मतलब आप देखो कि वो तुरंत ही आज़ाद हुए थे, और ऐसे में अगर वो किसी भी गुट में शामिल होते तो वापस से वही कंडीशन आता कि वो गुलाम बन जाते उसके। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाना चाहा और इसे नकार दिया। फिर है वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। फिर है कि वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो आप देखो, इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग जो है। क्या है कि आप देखो, मैंने आपको पढ़ाया भी था, यहाँ से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी बनता है कि गुटनिरपेक्ष तटस्थता नहीं है, आप इसे एक्सप्लेन करो। तो यही बात है कि ये एक तटस्थता नहीं है। मैंने आपको बताया था कि तटस्थता हम किसे कहते हैं, मतलब ऐसी स्थिति जिसमें क्या होता है कि हम सामान्यतः युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, बाकी सारा संधि सारा समझौता कायम रखते हैं। तो ऐसी नीति तो नहीं थी गुटनिरपेक्षता, तो ये थी हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप देखो कि क्वेश्चन है कि नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताते हुए कुछ कथन दिए गए हैं, प्रत्येक कथन को सामने सही और गलत का चिन्ह लगाएं। तो आप देखो, गठबंधन के सदस्य देशों ने अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के स्थान देना जरूरी था। आप देखो यहाँ पे क्या होता है, वेफ लिखा होता है, तो ये आपको ये बताता है ना कि के की जगह पे मतलब गलती से शायद मिसप्रिंटिंग की वजह से वेफ लिखा जाता है, तो आपको ये समझना है। फिर आप ये सारा क्वेश्चन सब देखो, ये क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। तो अगर मैं इस पर आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँ तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप देखो डायरेक्ट आंसर देख लो, क्योंकि आपकी बुक में भी यही क्वेश्चन है। फिर हम डायरेक्ट सब्जेक्टिव पे आते हैं, जहाँ से क्या है हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख लो, फर्स्ट जो ट्रू एंड फॉल्स है उसका होगा सही, सेकंड का सही, थर्ड का भी सही, और लास्ट वाला जो है उसका गलत हो जाएगा। तो ये आप देख लो। फिर है ना यहाँ पे क्वेश्चन कि नीचे कुछ देशों की सूची दी गई है, प्रत्येक के सामने लिखे गए वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट में जुड़ा हुआ था। आप देखो, हमने आपको बताया था कि शीत युद्ध का जो दौर था ना उसमें पूरी दुनिया
दो भागों में बट गई थी। एक थी यूएसए के साथ और दूसरी थी यूएसएसआर के साथ, यानी सोवियत संघ और अमेरिका के साथ। तो हमें बताना है कि कौन सा देश किस गुट में शामिल था। तो आप देखो, हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं कि जो पोलैंड था वो कहाँ था, तो साम्यवादी गुट में यानी सोवियत संघ के साथ था। फिर जो फ्रांस है वो पूंजीवाद के साथ था यानी अमेरिका के साथ। जापान भी अमेरिका के साथ था। जो नाइजीरिया है वो गुट निरपेक्ष था, मतलब जैसे भारत जैसे जो देश थे वो तुरंत आज़ाद हुए थे और वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने दोनों से ही अलग रहने का फैसला लिया और इसे ही हम गुट निरपेक्ष कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर है उत्तरी कोरिया, तो ये भी किसके साथ था, तो सोवियत संघ के साथ था यानी साम्यवादी गुट में था। फिर श्रीलंका, तो ये भी गुट निरपेक्ष ही था। आपको पता होगा कि इसको आज़ादी कब मिली थी, तो 1948 में और हमें 1947 में। तो ये क्या था कि ये सब जो देश थे ना उन्हें तुरंत ही आज़ादी मिली थी। और आप सोचो अगर वो किसी भी गुट में शामिल हो जाते तो फिर तो वही बात हो जाती कि वो क्या है कि एक बड़े से समूह के हिस्सा है और उन पर जो देश हो जाएंगे जैसे सोवियत संघ या फिर अमेरिका उन पर अपना हुक्म चलाएगा। तो वही बात था, इसलिए उन्होंने क्या चाहा कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सबसे अलग रहने का फैसला लिया था। अब आप देखो यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि शीत युद्ध के हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रिया पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे। देखो मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध में क्या हुआ था ना कि हथियारों का होड़ शुरू हो गया था। मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि यूएसए और यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा टकराव था, तो वो क्या करते थे कि एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। ऐसे में उनके पास एक ऑप्शन था कि वो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाएं। अगर आप सोचो जहाँ की सैन्य ताकत मजबूत होती है, सैनिक जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, तो वो देश ऑब्वियस सी बात है कि वो शक्तिशाली देश हो ही जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इसे अपनाया। फिर दोनों ही प्रक्रिया पैदा हुई थी और आपको मैंने पढ़ाया है कि आप देखो कि फिर क्या हुआ ना, जब हथियारों के होड़ स्टार्ट हो गए और फिर आप देखोगे कि यहीं पे एक समझौता हुआ, फिर हथियारों पर नियंत्रण भी स्टार्ट किया गया। तो हमें इन दोनों प्रक्रियाओं को क्या करना है कि कारण सहित बताना है कि ये ऐसी ही स्थितियाँ क्यों पैदा हुई। तो आप देखो शीत युद्ध के हथियारों की ओर हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों प्रक्रियाएं ही पैदा हुई थी। हथियारों की होड़ से अभिप्राय है कि पूंजीवाद गुट और साम्यवादी गुट दोनों ही एक दूसरे को अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने लगे, जिससे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या हुआ कि दोनों में कंपटीशन था, ये एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम अगर जो हथियार है उसको होड़ लगा देंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा कर लेंगे, तो क्या होगा कि हम एक दूसरे से आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि हथियारों की होड़ स्टार्ट हो गई। फिर आप देखो कि दूसरी तरफ हथियारों पर नियंत्रण के अभिप्राय यह है कि दोनों गुट यह सोचते थे कि यदि दोनों गुट के युद्ध होता तो दोनों गुटों को ही अत्यधिक हानि पहुंचती है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। आप देखो कि अगर कोई दो शक्तिशाली देश आपस में लड़े, जैसे आप अभी देख लो अगर अमेरिका और चाइना लड़े, तो सिर्फ वो दोनों को नुकसान नहीं होगा, उसके साथ ही जो भी छोटे बड़े देश है सभी को नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो वही बात है, आप देखो आप जल्दी नहीं देखोगे कि जो दो ताकतवर लोग हैं है ना वो आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को पता होता है कि अगर मैं उसको हानि पहुंचाऊंगा तो आगे वाला बंदा भी क्या करेगा कि मुझे उतना ही हानि पहुंचाएगा। तो वो इसलिए ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे क्या हो कि परेशानियां बढ़ जाए, क्योंकि ये तो सभी जानते थे कि दोनों क्या है बहुत शक्तिशाली है। तो आप देखो कि फिर क्या किया था, दोनों ने ही युद्ध नहीं करने का फैसला लिया था, है ना। फिर आप यहाँ पे देखो कि क्या है कि गुटों में कोई भी विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा। और बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों इतने शक्तिशाली थे कि अगर दोनों को टकराया जाता आपस में, मतलब अगर युद्ध कराया जाता, तो ये दोनों बिल्कुल मतलब इतने ताकतवर थे, इतना ज़्यादा दोनों का जो लेवल था वो बराबर था कि ये भी नहीं पॉसिबल था कि कोई एक विजेता आपके सामने आए, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु हथियार थे। और आपको पता है कि जो परमाणु हथियार के परिणाम होते वो कितना ज़्यादा डेंजरस होता है, तो ये बहुत बड़ा खतरा था। इसी कारण क्या हुआ था कि युद्ध
जो शीत युद्ध था उस दौरान हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी पैदा हो गई थी। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती हैं? 3 कारण बताइए। तो आप देखो कि 3 कारण ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त ही आप देखो, अगर आपने चैप्टर वाले वीडियो अच्छे से देख लोगे ना, तो मैं ही कह रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने चैप्टर पढ़ाते ही वक्त जहाँ पे भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं वो आपको उसी वक्त बताते गई थी। तो आपको क्या होगा ना कि वो वीडियो देख के ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो, मैंने ये भी आपको वहीं पढ़ा दिया है कि निम्नलिखित जो 3 कारण है वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती है ताकि इन देशों पे अपना हथियार और सेना का संचालन कर सके। आप देखो, जैसे क्या है कि अगर कोई छोटा सा देश हमारे पास आ जाए, ठीक है, भारत से मदद मांगे या भारत के अंदर शामिल होना चाहे, तो उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी वो किसके पास होगी? तो भारत के पास होगी। तो वही बात है कि जिस तरह वो जो महाशक्तियाँ थी वो अपने आप को बढ़ाने के लिए अपने में देशों को जोड़ रही थी, तो इसलिए वो क्या करती थी ना कि उनको हथियार देती थी, सैनिक सहायता देती थी, इसलिए वो क्या करते थे, उनके साथ जुड़ जाते थे। दूसरा कारण है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों पे सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन देश को जासूसी करते थे। आप देखो, ये जो महाशक्तियाँ थी ना वो इसलिए भी करती थी कि आप देखो कि मान लो जैसे यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, यूएसए है, और यहाँ पे यूएसएसआर है, ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यूएसएसआर है। तो आप देखो इन लोगों के बीच में क्या है, थोड़ी सी दूरी है। अब ऐसे में अगर यूएसए का कोई दोस्त का मतलब कोई फ्रेंड, ठीक है, जो देश होगा वो यहाँ पे होगा, या फिर ऐसे देश जो उसके अंडर में आते हैं, तो आप देखो उसको यहाँ से हमला करने में ज़्यादा आसानी मिलेगा कि यहाँ से हमला करने में। ऑब्वियस सी बात है कि नज़दीक वाले देश से क्या होगा, उसको हमला करने में ज़्यादा सहूलियत मिलेगा, और इसलिए वो क्या करते थे ना कि उनको एक सैनिक ठिकाना मिल जाता था, ऐसे वो नज़दीक भी पहुँच जाते थे अपने दुश्मन के और आसानी से वो उस पर कब्जा कर सकते थे। तो ये एक कारण बनता है। फिर है छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर अधिक दबाव कम पड़ता था। क्या होता था कि ये जो छोटे देश थे ना वो सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले जो भी सैनिक थे ना उसे अपने ही देश में रखते थे। इससे क्या होता था ना कि जो आर्थिक दबाव पड़ता था महाशक्तियों पर, आप सोचो कि जो कोरिया का देश है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया जो कोरियाई देश है, या फिर देखो जैसे पोलैंड क्या था, साम्यवादी गुट में शामिल था। तो आप सोचो कि यहाँ के जो भी सैनिक होंगे वो किसके लिए काम करेंगे, तो काम तो इसके लिए करेंगे, लेकिन इनका जो खर्चा होगा, ये खाएंगे पिएंगे, ये कहाँ से, तो वो पोलैंड से इन्हें मिलेगा। तो ये एक सहूलियत मिल रही थी ये सब देशों को, इसलिए वो क्या करते थे, अपने में महाशक्तियों को शामिल करते थे। फिर ये महाशक्तियाँ आसानी से छोटे देशों पर अपना वर्चस्व कायम रखती थी। आप सोचो कि क्या है, वो छोटा सा एक देश है, ठीक है, पोलैंड, और अमेरिका इतना बड़ा है, सोवियत संघ इतना बड़ा है, तो वो बहुत आसानी से क्या कर सकता है कि छोटे देशों पर कब्जा कर सकता है। तो इसलिए क्या था कि ये भी एक आसानी इन्हें मिलता था, इसलिए वो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, और बोलने को तो हो जाता था ना कि मेरे गुट में क्या है, इतने सारे देश शामिल हैं, तो इसलिए वो अपने में महाशक्तियों को इकट्ठा करते जाते थे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। फिर आप देखो, कभी कभी कहा जाता था कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्तियों के लिए संघर्ष था। जो शीत युद्ध था ना वो सीधे तौर पर क्या था, शक्तियों के लिए संघर्ष था। दो महाशक्ति मैंने आपको पहले से बता दिया है, पहला यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। फिर इनका विचारधारा में कोई संबंध नहीं था, और पहले क्या बोला जाता है कि इनका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था, मतलब भले ही ये पूंजीवाद या समाजवादी विचारधारा को अपनाते हैं, लेकिन इनकी जो लड़ाइयाँ थी ना वो सीधे तौर पर उनकी शक्ति की लड़ाइयाँ थी। ठीक है, उनके विचारधारा की लड़ाई नहीं थी। पर क्या इस कथन से सहमत हो आप, ये हमें बताना है। अपने उत्तर के समर्थन के लिए उदाहरण दे, और हमें अगर हम कह रहे हैं कि हाँ मैं समर्थन करती हूँ इस बात का, तो मुझे ये भी तो चाहिए कि हाँ मैं किस बेसिस पे उसका समर्थन कर रही हूँ, तो वो मुझे उदाहरण भी देना है। तो आप देखो आंसर यहाँ आपको दिख रहा होगा। अगर आप देखो कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि उन्हें PDF चाहिए होता है, तो आप क्या करो, हमारे जो फेसबुक ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ से हम आपको PDF और जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। फिर भी अगर आप देखो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपना काम चला सकते हो, वैसे मैं दे दूंगी, फिर भी आप देखो ऐसे भी क्या होगा कि आप
का काम चल जाएगा। तो हम आंसर देखते हैं कि शीत युद्ध के विषय में यह कहा जाता है कि इसका विचारधारा से अधिक संबंध नहीं था। मतलब क्या कहा जाता है कि ये जो शीत युद्ध का दौर था, इसमें विचारधारा इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता था, बल्कि शीत युद्ध क्या था, शक्ति के लिए संघर्ष था। परंतु इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। अब क्या है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ये बिल्कुल सही बात है कि वो क्या है, शक्तियों के बीच युद्ध था, लेकिन फिर भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दोनों ही गुटों में विचारधारा का अत्यधिक प्रभाव था। आप देखो, अमेरिका की विचारधारा क्या है, पूंजीवादी। वो ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकता पे विश्वास करते हैं, भौतिकवाद पे विश्वास करते हैं और टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं। तो ये उनकी विचारधारा है। आप देखो, उनका मानना है कि क्या होगा, व्यापार से ही विकास होगा। तो ये उनकी विचारधारा है और किसी भी कीमत पे वो अपनी विचारधारा के साथ कोई छेड़खानी पसंद नहीं करते हैं। वहीं आप देखो, पूंजीवाद विचारधारा का लगभग सभी देशों में अमेरिका के गुट शामिल थे, और जो भी अमेरिका के गुट में शामिल थे ना, उन सब की विचारधारा एक थी। आप सोचो, अगर आप क्या हो, लोग दो विचारधारा के हो सकते हैं, या तो वो सच बोलने वाले हैं, सच के साथ ही होते हैं, या फिर एक ऐसी विचारधारा होती है जो हर बात की आलोचना करती है। और आप देखो कि दोनों ही तरह के जो ग्रुप है ना, दोनों में ही लोगों की संख्या उतनी ही ज़्यादा होती है। तो वही बात है, लेकिन जो एक जैसे सोच वाले लोग होते हैं ना, आप देखो वो साथ में आ जाते हैं। तो वही बात है कि जो भी अमेरिका के गुट में शामिल था ना, उनकी जो विचारधारा थी वो बिल्कुल सेम थी। वो पूंजीवाद पर ही विश्वास रखते थे, जबकि जो साम्यवादी विचारधारा वाली देश थी है ना, जो सोवियत संघ में थी, तो उनकी विचारधारा क्या थी, वो समाजवादी, यानी वो चाहते थे कि समाज का विकास होगा। मतलब वो सिर्फ अपना विकास नहीं चाहते थे, वो समाज के साथ विकास चाहते थे, और साथ ही जो भी शक्तियाँ होती है, जो भी अधिकार होते हैं, वो चाहते हैं कि वो सरकार के हाथ में ही तो हाथ में स्थित हो, ना कि क्या हो, कि किसी इंसान के हाथ में। आप देखो, पूंजीवाद में होता है कि पूंजीपतियों के हाथ में ही सारी शक्तियाँ होती है, लेकिन समाजवाद में क्या होता है कि सरकार के हाथ में होती है। तो ये है इनके विचारधारा में सबसे बड़ा जो टकराव का कारण है। वो विपरीत विचारधाराओं वाले देशों में निरंतर आशंका, संदेह और भय पाया जाता है। आप देखो, अगर आपकी सोच नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि हमारा टकराव हो जाएगा। आशंका होती है, संदेह होता है और डर होता है कि पता नहीं कब युद्ध हो जाए। परंतु 1991 ठीक है में सोवियत संघ के विघटन से एक विचारधारा का पतन हो गया और इसके साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था, 25 दिसंबर 1991 को जो सोवियत संघ था, यानी दूसरी महाशक्ति, उसका पतन हो गया था। तो इसके साथ ही आप सोचो, जब वही नहीं रहा तो उसकी विचारधारा क्या है, अब उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो वही बात हुआ कि क्या हुआ कि इस विचारधारा का पतन हो गया, और ये जो शीत युद्ध का दौर था वो इसी कारण था, तो वो भी समाप्त हो गया। फिर आप देखो, हम लास्ट जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। 8 नंबर ना, कि शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या है। आप देखो, जो शीत युद्ध के दौरान भारत का जो ये था विदेश नीति, वो अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति क्या थी, ये हमें बताना है। क्या आप मानते हैं कि इस नीति से भारत के हितों का आगे बढ़ा है। आप देखो, जो हमारी जो नीतियाँ थी ना, वो दोनों देश के लिए अलग अलग थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों देशों में बहुत ही ज़्यादा अंतर था, तो हमारा जो संबंध होगा वो भी उसमें अंतर पाया ही जाएगा। आप देखो कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने अपने आप को दो गुटों से अलग रखा। हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। भारत ने सदैव दोनों गुटों में पैदा हुए मतभेदों पर काम करने के लिए प्रयास किया, जिसके कारण ये मतभेद व्यापक रूप से धारण ना कर सके। आप देखो, भारत क्या था, दोनों गुट में शामिल तो नहीं था, लेकिन हमारा ये उद्देश्य हमेशा था कि हम क्या करें, दोनों के बीच जो टकराव है, जो मतभेद है, उसे कम करें। आप देखो, भारत का जो अमेरिका के प्रति विदेश नीति है वो क्या है, कि भारत और अमेरिका ने बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। हमारे और अमेरिका के जो संबंध थे ना, आप हिस्ट्री जाकर देखो तो हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं थे। अच्छे संबंध ना होने से महत्वपूर्ण कारण अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रवैया था। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका क्या करता था कि पाकिस्तान का साथ देता था। जो 1971 में हमारा बांग्लादेश युद्ध हुआ था, बांग्लादेश के कारण भारत और पाकिस्तान का, उसमें सोवियत संघ ने हमारा साथ दिया था। वहीं जो अमेरिका था ना, वो किसका साथ दिया था, तो पाकिस्तान का साथ दिया था। और आप सोचो कि जो हमारे दुश्मन का साथ देगा, पाकिस्तान क्या है कि सीधे तौर पर हमारे दुश्मन की तरफ वो उसका बिहेव रहता है। और जब
अमेरिका उसका साथ दे रहा है तो हमारे संबंध अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। अमेरिका ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया और पाकिस्तान को सैनिक सहायता भी दी, और जो कश्मीर वाला मुद्दा था उसमें भी उसने क्या किया कि उसी का साथ दिया, यानी पाकिस्तान का ही साथ दिया। बांग्लादेश के मामले पर अमेरिका ने भारत के विरुद्ध 7वीं समुद्री बेड़ा भेजने की कोशिश की थी। ये मैंने आपको बता दिया। जो 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश वाला मामला था, उसमें इसने एक 7वां समुद्री बेड़ा भेजने की कोशिश की थी। और 1981 में अमेरिका ने भारत की भावनाओं की परवाह न करते हुए पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार दिया। और आप देखो कि 1981 में उसने क्या किया, इस युद्ध के 10 साल बाद भी उसने क्या किया कि पाकिस्तान को अधिकतम हथियार देना स्टार्ट ही रखा। 2 जून 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका गए तो संबंध में थोड़ा सुधार हुआ। फिर क्या हुआ कि 1985 में जो राजीव गांधी थे भारत के प्रधानमंत्री, वो अमेरिका गए थे, तो क्या है कि थोड़ा सा जो हमारे बीच रिलेशन था वो सुधरा। जनवरी 1989 में जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने, परंतु उनकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राय ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया, और जब नए प्रधानमंत्री आए जॉर्ज बुश 1989 को, तो उनका भी जो नीतियाँ थी ना, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। और जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राय थे, उन्होंने क्या किया कि अमेरिका के साथ सुधारने का प्रयास किया था। तो ये थी हमारा अमेरिका के प्रति जो हमारी विदेश नीति थी वो। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के प्रति। तो अब देखो, भारत ने सोवियत संघ के साथ शुरुआत से तनावपूर्ण संबंध रहे, परंतु जैसे जैसे भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति स्पष्ट होती गई, वैसे वैसे दोनों देश एक दूसरे के समीप आते गए। स्टार्टिंग में क्या था, हमारे बीच थोड़ा सा तनाव था, है ना, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ कि हमने गुटनिरपेक्षता अपनाई, यानी दोनों देशों से दूरी बनानी स्टार्ट कर दी, वैसे ही क्या हुआ कि सोवियत संघ और हमारा रिश्ता अच्छा होता चला गया। वैसे वैसे क्या है कि दोनों के जो देश थे वो समीप आने लगे। 1960 के बाद भारत और सोवियत संघ के अच्छे संबंध रहे, और 60 के बाद आपको बहुत ही अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। 9 अगस्त 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें आप देखो सोवियत संघ के बीच शांति, मैत्री और असहयोग की संधि हुई थी। और इसी युद्ध के पहले क्या हुई थी, हमारे बीच एक शांति और मैत्री सहयोग संधि हुई थी, और ये जो संधि थी ना, वो 20 वर्ष के लिए की गई थी। दोनों देशों के नेता एक दूसरे के साथ देशों की यात्रा करने लगे, जिससे दोनों देशों के गहरे संबंध स्थापित हुए। आप देखो, अगर क्या जैसे आपके पड़ोसी होते हैं, तो अगर आप एक दूसरे के यहाँ जाते हो ना, तो क्या होता है, आपका जो रिलेशन है वो मजबूत बनता जाता है। लेकिन अगर आप आना जाना छोड़ दो तो क्या है, दूरियां आ जाती है। तो जब क्या हुआ कि 1971 में हमारे बीच संधियाँ हुई, तो हमारा जो आना जाना था वो स्टार्ट हुआ, तो हमारे रिलेशन क्या हुए, अच्छे होते चले गए। दोनों देशों के नेता एक दूसरे के साथ यात्रा करने लगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक, संस्कृति वैज्ञानिक संबंध बढ़ाने के लिए कई समझौते हुए। ठीक है, 9 अगस्त 1991 को 20 वर्षीय संधि 15 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई, और 1991 में क्या किया गया, इस संधि को और ज़्यादा बढ़ा दी गई 15 वर्ष के लिए। परंतु 1991 में सोवियत संघ का विघटन ही हो गया। अगर वो रहता तो हमारे संबंध क्या थे, अभी तक निभ रहे होते। तो ये हमारे संबंध थे, ये भी आपका क्लियर हो गया। आप देखो 9 नंबर क्वेश्चन जो है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलनों को तीसरी दुनिया के देशों के तीसरे विकल्प के रूप में समझा। आप जो गुटनिरपेक्ष की नीति हमने अपनाई, उसे लोगों ने किस नज़र से देखा, तो वो तीसरा विकल्प था। ठीक है, क्या कि हम क्या करें कि इस गुट में शामिल हो जाएं। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था, तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया को देशों को विकास के कैसे पहुंचाया। आप देखो, जब क्या हुआ कि गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई, है ना, तो इसने क्या किया कि जो भी देश शामिल थे उनको एक तीसरा विकल्प दिया। आप देखो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब शीत युद्ध चरम सीमा पर था, दूसरा विश्व युद्ध का तो 1945 के आसपास की अगर मैं बात करूँ, आपको पता होगा कि 1939 टू 1945 जो क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। तो इस वक्त क्या हुआ ना कि एक नई धारणा ने जन्म लिया, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गुटनिरपेक्ष आंदोलनों से अभिप्राय किसी भी गुट में शामिल ना होना है, तो वो गुटनिरपेक्ष कहलाएगा। देखो, निरपेक्ष मतलब होता है नहीं, ठीक है, मनाही करना।
तो ऐसे में क्या होता है ना कि हमने क्या किया, दोनों से ही अलग रहना चाहा। ये गुटनिरपेक्षता की नीति है। गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के अधिकांश विकासशील और नए स्वतंत्र देश शामिल थे, और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें क्या थे, जो नए नए स्वतंत्र देश हो रहे थे वो वापस से गुलाम नहीं बनना चाहते थे और अपनी क्या है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना चाहते थे, वो ऐसे गुट में शामिल थे। यदि वे किसी भी गुट में शामिल हो जाते तो वे अपने देश के स्वतंत्रता पूर्वक विकास नहीं कर सकते थे। आप सोचो, अगर आप किसी के भी अंडर में काम करते हो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका जो मतलब आपका जो बॉस है ना, वो क्या चाहता है। तो उसी तरह अगर हम अमेरिका के अंदर चले जाते या सोवियत संघ के पास चले जाते तो हमें उसका ही कहना मानना पड़ता। परंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का सदस्य बनकर उन्होंने दोनों गुटों के आर्थिक मदद स्वीकार करके अपने देश को आगे बढ़ाया। और ऐसे में क्या है, अगर हम अलग रहे, आप देखो भारत ही क्या था, दोनों से अलग रहे हम, तो ऐसे में क्या हुआ ना कि ऐसे में कोई भी देश हमें हल्का में भी नहीं ले सकता था। वो चाहते थे कि अगर हम अमेरिका के साथ चले जाए तो सोवियत संघ को नुकसान पहुंच सकता था, अगर हम सोवियत संघ के पास चले जाए तो अमेरिका को भुगतना पड़ सकता था। तो ऐसे में क्या है ना, कोई हमें हल्के में ले सकता था, और इससे ये भी फायदा था कि वो मदद भी करते थे, क्योंकि उन्हें एक ना एक डर बना रहता था कि अगर मैं मदद ना करूं तो कहीं वो दूसरे के पास ना चला जाए, और ऐसे में कोई भारत पर ध्वज भी नहीं जमा सकता था। यदि एक गुट किसी विकासशील या नए स्वतंत्र प्राप्त देश के दबाने का प्रयास करता तो दूसरा गुट क्या था, इसकी रक्षा के लिए आ जाता। अगर हम मान लो कि अमेरिका के साथ चले जाते तो अगर अमेरिका क्या करता था, हम पे दबाव बनाता तो सोवियत संघ आता हमारे बचाव में, अगर सोवियत संघ हम पे दबाव बनाता तो अमेरिका आता बचाव में, क्योंकि उनको क्या करनी थी, अपनी शक्तियां बढ़ानी थी। तो वो अपने फायदे के लिए हमें यूज जरूर करते हैं, इसलिए हमने क्या किया, दोनों से ही अलग रहने का फैसला लिया। हाँ, और उसे हर तरह से मदद प्रदान करता है। इसलिए जो नए देश थे ना, उन्होंने विकास को बिना रोक टोक के करते थे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, दोनों ही गुटों से अलग रहने का फैसला किया। अब देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलनों को कब अप्रासंगिक हो गया, आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं, अपने उत्तर में समर्थक के तर्क प्रस्तुत करें। आप देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था वो अप्रासंगिक हो गया, इसके बारे में हमें अपने शब्दों में लिखना है आंसर। तो आप देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में नए स्वतंत्र राष्ट्रों की महाशक्तियों के प्रभाव से बचाने के लिए आरंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि वो जो नए स्वतंत्र देश है उसको बचाए। इन आंदोलनों का उद्देश्य शक्ति गुटों से दूर रहकर अपने देश की पहचान और अस्तित्व बनाए रखना था। इनका क्या उद्देश्य था कि वो क्या करे, अपने देश की पहचान और अस्तित्व को बनाए रखे। अगर हम अमेरिका के साथ रहते तो आज हमारी खासियत नहीं कहलाती, क्योंकि हम उसके अंदर में आ जाते। गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का प्रारंभ शीत युद्ध काल से ही प्रारंभ हुआ था। आप देखो कि शीत युद्ध जब दौर था ना इसका, तभी गुटनिरपेक्षता की नींव आपको देखने को मिल जाएगी। वर्तमान समय में शक्ति गुट समाप्त हो चुका है और अमेरिका ही एक महाशक्ति देश रह गया। लेकिन अब क्या है कि आप देखो कि सारे गुट जो थे वो खत्म हो गए और विश्व में मात्र एक महाशक्ति बची है, वो है अमेरिका। संसार एक ध्रुवीय हो चुका है, मतलब एक ही शक्तियां बची है। फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन मिस्र में कहा था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का अप्रासंगिक समाप्त हो गई है। मतलब हमारा क्या उद्देश्य था कि दोनों महाशक्तियों के बीच जो टकराव हो रहे हैं, जो मतभेद हो रहे हैं, उन्हें कम करना और अपना विकास करना। तो जब सोवियत संघ रहा ही नहीं तो हम किसके बीच मतभेद कम करते, इसलिए जो गुटनिरपेक्ष थी ना वो धीरे धीरे खत्म होते चला गया। अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। परंतु उपभोक्ता विवरण के आधार पर यह कहना उचित होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, अप्रासंगिक हो गया है और ना ही इसे समाप्त कर देना चाहिए। और क्या है कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन औचित्य निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। और अब आपको आज अगर इसका रूप दिखेगा ना तो ये पहले की तरह नहीं दिखेगा, इसका जो स्वरूप है वो बदल गया है। अब देखो यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला क्या है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। ये इसलिए आवश्यक था कि वो क्या करे, जो नए विकासशील देश है उनकी जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है वो बनी रहे। सेकंड है कि निशस्त्रीकरण
विश्व शांति और मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी अप्रासंगिक है। और जो विश्व शांति था, हमारा जो गुटनिरपेक्षता का जो सिद्धांत था वो यही था कि हम विश्व में शांति स्थापित करें, है ना, मानव अधिकारों की रक्षा करें, तो और निशस्त्रीकरण मतलब जो शस्त्रों का उपयोग हो रहा है उसे ना करें। तो ये क्या है ना कि आज भी ये अप्रासंगिक था, मतलब ये जरूरी था। नई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक था। और अगर हम चाहते कि हम क्या करें कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अपनाएं, तो इसके लिए भी क्या है कि ये जो गुटनिरपेक्ष था वो जरूरी था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त करवाने के लिए भी इसका उचित था। और आप देखो कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है उसको क्या है, अगर हम अमेरिका के प्रभुत्व से बचाएं, आप देखो कि यूएनओ के जो भी फैसले होंगे ना, आपको उसमें अमेरिका की तरफ झुकाव जरूर दिखेगा, क्योंकि ये जो इसका हेड ऑफिस है वो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। और ऐसे में क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको अमेरिका का फैसला नजर आता है, क्योंकि अमेरिका एक तो बड़ी महाशक्ति है और यूएनओ में सबसे ज़्यादा योगदान भी यही देती है, और इसलिए हमें क्या करते हैं कि अमेरिका की तरफ इसका झुकाव नजर आता है। लेकिन आप सोचिए अगर गुटनिरपेक्ष होता, ठीक है, गुटनिरपेक्षता वाले सिद्धांत होते अभी भी, तो ऐसे में हम उसे रोक सकते थे। अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक समानता जैसी समस्याओं का समूलन नाश के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। और अगर अशिक्षा जो फैल रही है, बेरोजगारी, आर्थिक समानता, तो ऐसे में क्या होता है, ये यहाँ पर भी काम करता। गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का लोकतांत्रिक स्वरूप इसकी सार्थकता का क्या है, प्रकट करता है। आप देखो जो गुटनिरपेक्ष थे वो लोकतांत्रिक थे, मतलब जनता के लिए ही काम करते थे। तो ऐसे में क्या होता है ना कि ये एक सार्थकता स्पष्ट करती, मतलब ये हमें प्रूफ देती है कि ये क्या है, बहुत अच्छे कामों के लिए बनी है, इनका कोई अपना फायदा नहीं है। गुटनिरपेक्ष देशों को आज भी इन आंदोलनों के सिद्धांत की विश्वास और इनके प्रति निष्ठा, इसके महत्व को बनाए हुए और इसके प्रति जो हमारे सिद्धांत की प्रति निष्ठा है ना, और जो विश्वास है कि आज भी इसके महत्व को बढ़ाती है। अतः यह कहना कि वर्तमान में एक ध्रुवीय विश्व एक गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का अप्रासंगिक हो गया है, अब इससे समाप्त कर देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि अब इस बात को समाप्त कर देना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।